हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के करंट अफेयर्स के सीरीज में। हम लोग सितंबर का करंट अफेयर्स कर रहे हैं और सितंबर का ये पार्ट 3 है, मतलब 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसमें भी हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे सो डैट कि हमें बीपीएससी में हेल्प मिल सके। आज हम लोग यूपीएससी सीएसई 2024 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस का भी एग्जाम लेती है यूपीएससी, उसका भी 2024 का क्वेश्चन देखेंगे। टोटल दोनों मिला के 20 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वही क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी में हमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने जैन टू अगस्त करंट अफेयर्स करा दिया है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 25 से 30 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। देखो क्या है, बिग बूस्ट टू एनिमी एंड महंगा कल्चर क्रिएट इकोनॉमिक्स इन इंडिया। तो सबसे पहला बात, ये जो कल्चर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया एंटरटेनमेंट एसोसिएशन जो है ना, इन दोनों ने मिलके एक आपको प्रोग्राम निकाला है, कल्चरल प्रोग्राम निकाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे वेव्स एनिमी एंड महंगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट से क्या होगा, कंटेस्ट मतलब होता है कि जो भी कंपटीशन वगैरह होता है, टू कल्टिवेट हेल्दी कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट प्रोफेशनल टू एलिवेट इंडिया टैलेंट ऑन ग्लोबल स्टेज। तो इंडिया का जो टैलेंट है ना, उसको हम ग्लोबल स्टेज पे ले जाए, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ले जाए, उसके बारे में इसमें बातें हो रही है, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा इन्वॉल्वमेंट किसका है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन का है, ठीक है। ये ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ ध्यान पे क्या रखना है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है, प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है, डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। मतलब इंडिया में डिजाइन होगा और वर्ल्ड के लिए डिजाइन होगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको किसी भी ट्विस्ट, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है एग्जाम में। इम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि इतना, आप देखो जैसे हम आज करेंगे ना पीवाईक्यू, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, हमने क्या पढ़ा है और क्या पूछ रहा है, इसके बीच में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या नॉलेज है, उसको हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, टेस्ट सीरीज। अभी एक टेस्ट सीरीज दो, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा 20-25 टेस्ट सीरीज देना है, कम से कम 7 to 10 डेज में एक टेस्ट सीरीज दो, सो डैट कि एग्जाम में अगर 30 दिन है तो आप कम से कम 3 से 4 टेस्ट सीरीज दे दो। और टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका कम से कम 3 से 4 घंटा में उसका एनालिसिस करो, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार से रिलेटेड है। बिहार में एक मरहोबरा प्लांट है, ये सारण में बनाया। सारण में जब ये बनाया गया था उस समय में रेलवे मिनिस्टर लालू जी थे, तो उन्होंने बनाया था मरहोबरा प्लांट। तो ये क्यों न्यूज में है, तो इंडियन रेलवे और वेबटेक जो है ना, वेबटेक जेबीज मरहोबरा प्लांट जो है ना, बिगिंग टू एक्सपोर्टिंग इवोल्यूशन सीरीज लोकोमोटिव्स टू अफ्रीका। मतलब इंडिया के अंदर बिहार के सारण के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना लोकोमोटिव ट्रेन का, वो अफ्रीका हम लोग इंपोर्ट करेंगे। कब से? 2025 से। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये किसके बीच में हुआ है, तो इंडियन रेलवे और वेबटेक के बीच में ये साइन हुआ है। और कौन से प्लांट से रेलवे का लोकोमोटिव ट्रांसफर होगा, तो ये होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, सॉरी, हम जो भेजते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम कोई चीज़ अगर भेज रहे हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। मैं इंपोर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट। एक्सपोर्ट जो भी हम चीज़ें करेंगे, ठीक है, वो हम मरहोबरा प्लांट सारण से करेंगे। तो ये प्लांट कहाँ पे, सारण में, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि एक टर्म पूछ दे, वो क्या है, ES43ACMI, तो ये एक लोकोमोटिव टर्म है, मतलब रेलवे से रिलेटेड है। तो इसको भी साथ ही साथ ध्यान पे रखो, कुछ भी पूछ सकता है। देखो जो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये PIB का है, ध्यान रखना। PIB, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पेची वजहनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, वो केरला में है, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। लेक मिचिगन जो है ना, वो 3rd लार्जेस्ट एंड 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लेक मिचिगन कहाँ पे, तो नॉर्थ अमेरिका में। और आप परेशान होते रहते हो ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको करंट अफेयर से ही पूछा जाता है। अब यही लेक पूछ देगा तो एग्जाम में क्या ही समझ में आएगा आपको कहाँ का है। तो लेक मिचिगन जो है ना, नॉर्थ अमेरिका में है। और 3rd लार्जेस्ट ऑफ द 5 ग्रेटेस्ट लेक, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उसमें 3rd लार्जेस्ट ये है, ठीक है। कनेक्टेड डायरेक्टली टू लेक हुरॉन। तो एक और चीज़ पता चला कि नॉर्थ अमेरिका में लेक हुरॉन भी है, तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता लेक हुरॉन से। और ड्रेन्स थ्रू अ ब्रॉड स्ट्रेट ऑफ मैकिनाक।
तो मैकिना स्ट्रेट्स के थ्रू इसमें ये ड्रेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अम्मा जो है इनका नाम है पप्पामल है, ठीक है, आर पप्पामल है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तमिलनाडु में जानी जाती थी, ठीक है, और इनका अभी रिसेंटली डेथ हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो लेडीज है इनका नाम दे दीजिएगा और पूछेगा इनका किससे रिलेटेड था, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड थी और ये तमिलनाडु की थी। इतना याद रख लिए तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 7000 किलोमीटर लॉन्ग वायु वीर विजेता कार रैली फ्रॉम थौसी इन लद्दाख टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश टू मार्क 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का 92nd एनिवर्सरी मनाने के लिए एक वायु वीर विजेता कार रैली निकाला गया। कहाँ से कहाँ तक? थौसी इन लद्दाख से तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये दो टर्म जो है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक रैली हुआ, उस रैली का नाम क्या? वायु वीर विजेता है और 7000 किलोमीटर का लंबा ये था। तो ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका, प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेटेड टू बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया to the nation, a new era of industrial growth begins in मरहातवाड़ा महाराष्ट्र। तो आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में कि बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है, तो ध्यान पे रखना। हो सकता है गुजरात लेके, गुजरात में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये महाराष्ट्र में, ये ध्यान पे रखना। इतना ही ध्यान पे रखना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रकम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, ये आपसे नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछेगा कि बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। मोस्ट प्रिसाइज कहाँ पे है, तो मराठवाड़ा जगह पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक आपका नागालैंड में प्रिस्ट्रिन रिवर है। नागालैंड में एक प्रिस्ट्रिन रिवर है, वहाँ पे एक फिश पाया गया है टोरेंट मिनो से रिलेटेड है वो। दो न्यू स्पेसीज है, उसका नाम क्या है? तो एक का नाम है गारा जुबजेनेसिस और दूसरे का नाम है पिस्लरोसिस कोसियाजनी, ठीक है। तो नाम बड़ा अजीब है, याद रखना ये किससे रिलेटेड है, तो ये फिश है। और उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, कहाँ पे मिला है, तो नागालैंड में मिला है। नागालैंड में किस रिवर में मिला है, तो प्रिस्टिन रिवर में मिला है। इतना याद रख लिए, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट आपका कैसोरिन ट्री जो है ना, वो नेटिव है ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन इस बीच में तमिलनाडु में ये ट्री देखा गया है, ठीक है। इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, कटाडी और सबोकू भी बोलते हैं। तो ये टर्म याद रखना, ठीक है, कटाडी और सबोकू। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसोरिन ट्री जो है ना ऑस्ट्रेलिया का है नेटिव, मतलब ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाया जाता है और तमिलनाडु में भी उगा है। तो ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, इथेनॉल जो है ना वो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है। मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन से बहुत ज़्यादा इथेनॉल बनता है। उसी इथेनॉल को हम लोग पेट्रोल में डालने का कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल, ठीक है। सो दैट कि हमारा पेट्रोल का खर्चा भी कम आ जाए और पेट्रोल में एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, इससे ऑब्वियस सी बात है। उसके साथ साथ जो 80% पेट्रोल ही रहेगा और 20% इथेनॉल मिलाएंगे, तो हमारा पेट्रोल का खपत कम होगा और रेट भी कम होगा इससे, ठीक है। तो शुगर कैन का मोलेसिस हम इसमें मिलाते हैं। किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। कई बार आपको इथेनॉल तो सबको पता है कि ब्लेंडिंग किया जा रहा है, ये प्रोसेस आपसे पूछ सकता है और यही बायोलॉजी है, ठीक है, यही बायोलॉजी है। नेक्स्ट है आपका मल्लाकापुर लेक जो है ना तेलंगाना में, वन लाइनर है, मतलब डायरेक्ट न्यूज में ये लेक। तो आपको यही याद रखना है, क्यों लेक न्यूज में है, ये आपके विषय का बात ही नहीं। और मैं बता के ये बल्कि नहीं करना चाह रहा हूँ आपका नोट्स, और आपके दिमाग पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाह रहा हूँ। बस इतना याद रख लो कि मल्लाकपुर लेक जो है ना तेलंगाना में, इस तरह के न्यूज को हम लोग बोलते हैं टर्म्स इन न्यूज, ठीक है। तो ये टर्म्स न्यूज में तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, न्यू रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पैक्ट बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीच में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। मॉडिफाई किया जाएगा उसको। देखो, एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में, सो डैट कि वो जो मॉडिफाई वर्सन ले आए किसका, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का। पहले से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, उसका मॉडिफाई वर्सन लाया जा सके। और किस किस रिवर को लिंक करने का बात हो रहा है, तो पार्वती रिवर याद रखना है, काली सिंध रिवर और चंबल रिवर, ये तीनों रिवर आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि इन्हीं रिवर को आप क्या करोगे, इंटरलिंकिंग का बात हो रहा है। ये रिवर तो याद ही करना पड़ेगा जिस रिवर का लिंक है। अब केन बेतवा रिवर लिंक हो रहा है, ठीक है। आपको केन बेतवा ही रिवर नहीं पता है तो क्या मतलब है फिर पढ़ने का, ठीक है।
नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द चंबल बेसिन, ठीक है। दिस एग्रीमेंट फॉलो कंसेंसस रीच बिटवीन द बोथ स्टेट एंड द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें। ये तीनों रिवर आपको याद रखना, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, एक बार पढ़ लो, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ठीक है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डून जो है ना, उन्होंने जीता है 2024 का शस्त्र रामानुजम प्राइज। तो 2024 का शस्त्र रामानुजम प्राइज कौन जीता है, तो अलेक्जेंडर डून ने जीता है। तो प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड 2005 से ये प्राइज देना स्टार्ट किया गया बाय शस्त्रा यूनिवर्सिटी इन तमिलनाडु। तो इस शस्त्रा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है, वो एक प्राइज देती है, उसका नाम क्या है, शस्त्रा रामानुजम प्राइज। रामानुजम किससे रिलेटेड है, मैथमेटिशियन है वो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो अब ऐसा टर्म आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि L69 और G4, और ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि L69, G4 और C10 किससे रिलेटेड है, क्या ही बोलोगे। तो यूएनएससी में रिफॉर्म लाने के लिए ये सब संगठन प्रेशर डाले कि आप लाओ यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर में, उसमें और भी लोगों को ऐड करो। तो आप देखोगे ना कि G4 कंट्री जो है ना, उसमें इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। तो ये भी कह रही कि भाई हमें भी तो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर में लाओ, जो कि इंडिया नहीं है, चाइना है, ठीक है। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया भी आ जाए, ठीक है। तो विद द यूनाइटेड नेशन अप्रोचिंग 18th एनिवर्सरी नेक्स्ट ईयर, द ग्रुप ऑफ 4, मतलब इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, G4 याद रखना, जैसे G7 याद कराया था, सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप एंड रिफॉर्म ऑफ द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल ऑन थर्सडे, मतलब डेट 26 सितंबर 2024, कॉल फॉर अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बॉडी अदर पोलिटिकल ग्रुपिंग सच एज L69, C10 ऑल्सो इनकॉक दिस कॉल। तो आपको समझ में आना चाहिए, टर्म आपसे पूछ सकता है कि L69, G4, ठीक है, C10, ये लोग हल्ला मचा रहे कि यूएनएससी मेंबर में और भी कंट्री को ऐड करो, ठीक है। तो खासकर आप L69, C10 तो याद ही रखोगे, इसमें कौन कौन कंट्री नहीं याद रखना है, टोटल 32 कंट्री है, कैसे याद करोगे, याद ही नहीं होगा, ठीक है। G4 याद रख लो, G4 में इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। नहीं होता तो मेनोमिक्स कर लो, IBGJ, ठीक है, याद कर लो कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ना 2024 को 27 सितंबर को मनाया जाता है, उसका थीम क्या था, टूरिज्म एंड पीस। तो याद रखना, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा और याद रख लो, ठीक है। ट्रेजरी बिल इकोनॉमिक्स का टर्म है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये, मतलब मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, डेप्ट मतलब पैसा देना, और शॉर्ट टर्म है, ये ध्यान पे रखना है। इसका टेन्योर होता है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। अगर आप देखोगे 91 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा। तो एक याद रखो, इंटू टू याद रख लो, ठीक है। ये जीरो कूपन सिक्योरिटी भी इसको बोलते हैं। उसके साथ साथ आप क्या रखना है, पे नो इंटरेस्ट, में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। इंडिया टू होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इन दिल्ली। तो इंडिया ने होल्ड किया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन का असेंबली दिल्ली में जो कि हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी लॉन्चेस 3 परम रुद्रा। तो परम रुद्रा क्या है, आपका एक इंडिजीनियसली अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। ये डेवलप किसको किया, परम रुद्रा को इंडिजीनियसली डेवलप हुआ, मतलब इंडिया में डेवलप हुआ। किसने किया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने इसको डेवलप किया है। ये कहाँ डिप्लॉय हुआ है, मतलब कहाँ रखा गया, पुणे और दिल्ली में रखा गया, बिल्कुल याद रखना है। और उसके साथ साथ क्या याद रखना है आपको, अरक्का और अरुणिका जो है ना हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है, ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो जो टर्म है 3 परम रुद्रा क्या है, सुपर कंप्यूटिंग है, और इसको कौन डेवलप किया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू ये डेवलप हुआ है। ये सब टर्म आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट है गूगल जो है ना इज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। इतना ही ध्यान पे रखना, गूगल के बदले आपको अमेजन दे देगा, एप्पल दे देगा, ठीक है। अब कंफ्यूज करोगे, ध्यान पे रखना कि गूगल जो है ना, वही गूगल जो इसमें हम लोग सर्च करते हैं, टाइटल स्पॉन्सर दिया गया है। इन्होंने टाइटल स्पॉन्सर लिया किसके लिए, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए, इतना याद रख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेदीरा रिवर जो है ना मेजर ट्रिब्यूटरी किसका, अमेजन रिवर का। अमेजन रिवर ब्राजील में, ठीक है। तो ब्राजील में ये रिवर है मेदीरा रिवर, और मेजर ट्रिब्यूटरी अमेजन रिवर का, ये ध्यान पे रखना है। तेजस MK1 ये 4th जनरेशन है, तेजस लड़ाकू है, फोर्थ जनरेशन है। इंडिजीनियसली लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है ये, इसको किसने बनाया, HAL ने बनाया, ठीक है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है, ये भी ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ क्या याद रखना है, ये लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LCA बोलते हैं, ये भी ध्यान पे रखना, शॉर्ट फॉर्म में लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है तापी पाइपलाइन, बहुत न्यूज में बिल्कुल पूछेगा, कौन कौन सा कंट्री है। तो देखो तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होगा, अफगानिस्तान में जाएगा, फिर पाकिस्तान में जाएगा, फिर इंडिया में जाएगा, ये याद रखना है। इसको फंड कौन करता है, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो तुर्कमेनिस्तान के
ग्लैनेसिस गैस फील्ड से ये स्टार्ट होगा, फिर वहाँ से अफगानिस्तान जाएगा, फिर पाकिस्तान जाएगा, फिर इंडिया का फैजिल्का लोकेशन है खासकर पंजाब रीजन में, वहाँ पे जाके ये कनेक्टेड होगा। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट में कौन कौन सा कंट्री है, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ध्यान पे रखना है यही कंट्री है, इसके अलावा कोई भी कंट्री देगा तो आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना है, ठीक है, मतलब वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रंगीन मछली, एक ऐप है, रंगीन मछली ऐप इज इनिशिएटिव टू मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ द ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर। तो जो भी ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर है ना, ऑर्नामेंटल जान ही रहे हो, उसके लिए रंगीन मछली ऐप बनाया गया, ठीक है। तो रंगीन मछली एक ऐप है, ठीक है, और इसको कौन डेवलप किया, तो ICR और CIFA ने मिलकर किया, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी इसको सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ICR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, CIFA क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। तो आप ध्यान पे रखोगे ICAR प्लस CIFA ने मिलके इसको लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इनको कौन हेल्प किया है, तो इनको हेल्प किया प्रधानमंत्री PM मत्स्य संपदा योजना ने हेल्प किया, सपोर्ट किया, ठीक है। रंगीन मछली ऐप प्रोवाइड मल्टी लैंग्वेज इंफॉर्मेशन और पॉपुलर ऑर्नामेंटल फिशरी स्पीसीज इन 8 इंडियन लैंग्वेज। तो 8 इंडियन लैंग्वेज में मदद करता है ये ऐप, तो ये भी ध्यान पे रखना, ये लैंग्वेज, नंबर ऑफ लैंग्वेज भी आपसे पूछ सकता है। यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह जो बिहार के हैं, ललन सिंह उर्फ, ठीक है, रिलीजेज अमृत कटला एट ICR CIFA आप ऊपर ही बताया मैंने, ठीक है, भुवनेश्वर। तो अमृत कटला एक क्या फिश है, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ही है राजीव रंजन, तो ये ध्यान पे रखना। तो अमृत कटला कहाँ पे हुआ है, भुवनेश्वर में रिलीज हुआ है, ठीक है, किसके ज्वाइंट कोलैबोरेशन से, ICR और CIFA के साथ मिलके हुआ है, और किसने किया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी ने किया, राजीव रंजन ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एक्सरसाइज अल नजहा जो है ना, इंडिया और ओमान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस साल ओमान के सलाह में हुआ है, सलाह याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। और एक एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज भी है, वो इंडियन एयरफोर्स और ओमान के बीच में होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान पे रखना है। ये बाय एनियल है, 2015 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। अब नहीं पता है बाय एनुअल क्या होता है, बाय एनुअल क्या होता है, सर्च करो, बहुत बार बता चुके हैं पहले, तो एक बार सर्च भी करो तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लेवल आपका बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ना ऑन सिविल एविएशन, वो न्यू दिल्ली में हुआ, लोकेशन पूछ सकता है आपसे। और इसमें ये देखा गया कि इंडिया ऐसा कंट्री है जिसका 15% पायलट जो है ना वुमेन है, ठीक है, और ग्लोबल एवरेज देखोगे तो 5%, मतलब 100 में 5 ही लोग पूरे वर्ल्ड में पायलट है वुमेन, लेकिन इंडिया में 15% वुमेन पायलट है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है मैक्सिको, वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री है टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेज एट ऑल लेवल। मतलब मैक्सिको में ऐसा हो गया कि आप वोट देके जज को भी अब चूज करोगे, मतलब वो नेता बन गए जज, ठीक है। मतलब बहुत अलग सा है ना, इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम है, मतलब इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जजेज अपॉइंट देमसेल्फ। इंडिया ऐसा कंट्री जो जज ही अपने आप को ही अपॉइंट करते, लेकिन मैक्सिको ऐसा पहला देश बन गया जिसमें वोटर्स को अलाउ किया गया कि जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं ऑल लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ठीक है। शीतल देवी और राकेश कुमार जो है ना पैरालंपिक से रिलेटेड है, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना नेशनल PWD आइकन बनाया, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। शीतला देवी और राकेश कुमार, बिल्कुल नाम याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ कवरेज टू ऑल सीनियर सिटीजन एज 70, जिनका भी एज 70 से ज़्यादा है उनको हेल्थ कवरेज दिया जाएगा, सारे सीनियर सिटीजन को, ठीक है, एबव 70 साल और 70 साल से जो भी एजेड है, अंडर आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना। तो PM जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत है उसके अंदर दिया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024। तो सबसे पहला बात, ये अवार्ड किसको दिया जाता है, तो नर्स वगैरह को दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क, ठीक है, बहुत अच्छा वर्क करती है वो लोग। कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख का, उसके साथ साथ एक मेडल भी दिया जाता है। इस साल कितने नर्स को दिया गया, 15 नर्स को दिया गया, ये ध्यान पे रखना है, नंबर पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन जो हुआ न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में देखो कितना चीज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन मौसम, याद रखना है मिशन मौसम, मतलब एक मिशन है, मौसम है, और उसके साथ साथ ये स्कीम है, तो किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको लॉन्च किया है। ये क्लाइमेट स्मार्ट भारत आउटले बताता है अब 2000 करोड़ ओवर 2 ईयर। तो क्लाइमेट स्मार्ट भारत के बारे में ये बताएगा कैसे
क्लाइमेट स्मार्ट भारत के बारे में बताएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है, और 2000 करोड़ 2 साल के लिए इसमें एक्सपेंस किया जाएगा। तो 2 साल के लिए एक्सपेंस किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा, ठीक है। पीएम ग्राम सड़क योजना आप देखोगे तो 2024-25 से लेके 2028-29 के लिए इसका एलोकेट जो किया गया वो 70,000 करोड़ का किया गया है। ये किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। ये आपसे पूछ सकता है किस डिपार्टमेंट के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड वगैरह दे देगा, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। और इसके अंदर 62,500 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत। कब से कब तक के लिए? 2024-25 से लेकर 28-29 तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है टू प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ई बसेस बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो बस को ऑपरेट करेंगे, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदेगा, वो पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज करेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या याद रखना है कि 38,000 इलेक्ट्रिक ई बसेस जो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के बीच में खरीदा जाएगा। उसमें 12 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट के लिए इस स्कीम को रखा गया, 12 साल तक के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो सबसे पहला बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। और आपसे बीपीएससी है तो ई ड्राइव का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान पे रखना, ये फुल फॉर्म है। इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर का है, 3 व्हीलर का है, एम्बुलेंस है, ट्रक है, इन सबको इंसेंटिव देने की बातें हो रही है। इसमें फास्ट चार्जर लगाया जाएगा 4 व्हीलर के लिए, बसेस के लिए, 2 और 3 व्हीलर के लिए, इतने सारे लगाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। दिस स्कीम हैव एलोकेट 2,000 करोड़ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान पे रख लेना, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस भी इसके अंदर है, ये याद रखना, ठीक है। अब हम लोग यूपीएससी का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या। पहला क्वेश्चन है डिजिटल रूपी, ठीक है। तब देखो पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। देखो जब भी बात करेंगे ना तो इसको हम लोग बोलते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आरबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या बोला, इट अपियर्स एज ए लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। अगर एक बात बताओ, अगर आरबीआई किसी चीज़ को लॉन्च कर रहा है, हमें पता है कि डिजिटल रुपीज़ को आरबीआई ने लॉन्च किया है, तो जब लॉन्च करेगा तो आरबीआई के बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी तो दिखेगा। अगर हम किसी चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, आरबीआई लॉन्च कर रहा है, तो लायबिलिटी भी दिखेगा, एसेट भी दिखेगा, ठीक है। बैंक में भी एसेट लायबिलिटी दिखता है ना, अगर हम उसके पास पैसा जमा हो रहा है तो आरबीआई में भी दिखेगा। तो पहला ऑप्शन सही है तो दूसरा भी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, मतलब ऐसा बनाया गया कि इसके कारण इन्फ्लेशन होगा ही नहीं। ऐसा होगा, अगर कोई रुपया है तो इन्फ्लेशन तो होगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई तो होगा ही। कोई डिजिटल करेंसी महंगाई को कैसे रोक सकता है? तो मैं जो अभी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, टोटल 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचने की जरूरत है क्या आंसर होगा, कैसे आंसर तक पहुँच रहे हैं। उसके साथ साथ आपको लर्न करना है, उसके थीम को लर्न करना। अगर हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर एज इट इज ना आए तो समझ में तो आएगा कैसे अप्रोच करना है। तो थर्ड तो गलत होगा। जब भी आपको कोई ऑप्शन गलत लगे तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। उसके साथ आपको पता है कि पहला दूसरा सही है, तो पहला दूसरा जहां होगा वही आंसर होगा, तो सी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि पहला आंसर तो इसमें है ही नहीं। देखो सी आंसर क्यों नहीं होगा, सी आंसर में पहला दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो जहां पहला दूसरा होगा वही आंसर होगा, मतलब ए होगा या डी होगा। ऐसे किसी भी सिचुएशन में जब आपको 50-50% हो, मतलब ए होगा या डी होगा, तो बिल्कुल ही करेक्ट करो, ठीक है। अब देखो इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। बिल्कुल, अगर मान लो आरबीआई किसी चीज़ को लीगल टेंडर कह रही है, लीगल टेंडर मतलब उसका वैल्यू दे रही है, मतलब सेंट्रल बैंक करेंसी डिजिटल रुपीज़ को लीगल बोल रही है, तो हमको क्या दिक्कत है कन्वर्टेबल कराने? बैंक क्यों नहीं कराएगी? मनी और कैश में कन्वर्टेबल क्यों नहीं कराएगी? तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है, बहुत जनरल ऑप्शन था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके साथ साथ देखो सीबीडीसी जो है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक
फंजीबल लीगल टेंडर है फॉर विच द होल्डर नीड नॉट टू हैव अ बैंक अकाउंट। मतलब अगर हमारे पास एक CBDC करेंसी है, मतलब डिजिटल करेंसी है, तो ऐसा जो नहीं कि मेरे पास बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है बीपीएससी। तो ध्यान पे रखना कि किसी के पास अगर डिजिटल रुपीज है जो आरबीआई ने स्टार्ट किया है, तो उसके लिए बैंक अकाउंट होने की जरूरत नहीं। आपको लगेगा बैंक अकाउंट क्यों नहीं होगा, आरबीआई पैसा दे रही है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं इसके थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं कि सिंपल सा बात है कि इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी मिल रहा है ना। देखो ये सारे करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछ चुका है 2024 में, तो ये भी लर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट है राफेल हो गया, MiG-29 हो गया, तेजस MK-1, ऊपर पढ़ा ही था हमने। ये तीनों क्या है, कंसिडर एज ए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। देखो ये तीनों 5th जनरेशन नहीं है, 4th जनरेशन है। तो आप लर्न कर लो कि ये 4th जनरेशन हो सकता है, पूछ सकता है कि 4th जनरेशन कौन कौन सा है, बीपीएससी पूछ दे। तो राइफल, MiG-29, तेजस MK-1 4th जनरेशन, मतलब इनमें से कोई सही नहीं, तो ऑप्शन तो नन हो जाएगा। अब 5th जनरेशन का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2, ये दोनों 5th जनरेशन व्हीकल है, लड़ाकू विमान है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71st अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था, वो 8th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ लैंग्वेज को ऐड किया था। 8th शेड्यूल क्या होता है, टोटल कितने शेड्यूल है हमारे पास, 12 शेड्यूल है। तो 11th जो है पंचायती राज के लिए है, 12th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो 8th शेड्यूल है ना, 8th शेड्यूल में हम लोग लैंग्वेज को ऐड करते हैं, इसको लोग शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब देखो, अगर आप ले थोड़ा सा भी दिमाग है, जैसे मैं मिथिलांचल रीजन से हूँ, मुझे पता है कि मैथिली लैंग्वेज जो है ना, वो 2000 के बाद ही ऐड किया गया, मतलब 2000 के बाद ही ऐड किया गया। मतलब मैथिली लैंग्वेज को तो 1992 में जो 8 लैंग्वेज है ना, 8वीं सूची का संवैधानिक अधिकार जो है ना, वो मिला ही नहीं 1992 में, मुझे पता है। तो थोड़ा बहुत आपको भी क्लू होगा, तो मतलब ये होगा ही नहीं। अब किसी को ये लग सकता है कि नेपाली को कैसे अमेंडमेंट, मतलब नेपाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में कैसे हो सकता है, ये मत सोचना भाई नेपाली है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि नेपाली का 3rd ऑप्शन कट कर देना, अब वो बी पे चले जाओगा। एलिमिनेशन टेक्निक को भी स्मार्टली लगाना है, अगर पता है तभी एलिमिनेशन टेक्निक लगेगा। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक के लिए कुछ नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, तभी लगा सकते हो। बिना नॉलेज का एलिमिनेशन टेक्निक कुछ नहीं हो सकता, गलत पे पहुंच जाओगे। सबसे पहले बोलोगे नेपाली कैसे हो सकता है, इंडियन लैंग्वेज है भाई। नेपाली लोग भी नेपाली लैंग्वेज भी लोग बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, जो नेपाल से सटे इलाके हैं वहाँ बोला जाता है, इसलिए नेपाली 8th शेड्यूल में है। तो मतलब देखो, हमने क्या बोला, मैथिली लैंग्वेज जो है ना, वो 2003 में मिला 92nd अमेंडमेंट के थ्रू। ये नॉलेज मुझे पता था, तो मैंने क्या करा, 4th ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो क्या आंसर बचा, 1 2 3। मतलब आप याद कर लो कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब मिला, 1992 में मिला, 71st अमेंडमेंट के थ्रू। ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जो इंडियन वे और वाई भारत मैटर, ये बुक किसने लिखा है। अब देखो, भूपेंद्र यादव जो है ना मिनिस्टर्स है। ठीक है, भूपेंद्र यादव मिनिस्टर है, नलिन मेहता मिनिस्टर है, शशि थरूर बुक जरूर लिखते हैं। तो आपको कंफ्यूजन होगा सी और डी में। क्यों, सी आपके शशि थरूर इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है, उसके साथ साथ सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री है ना, ये कौन से मिनिस्ट्री में है, ये एक्सटर्नल अफेयर है, ठीक है, विदेश मंत्रालय में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो याद कर लो, दिस में भी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, पूछा जा सकता है। इसमें से एक ही बुक दे दे, इंडियन वे किसने लिखा, तो अब याद कर लो, जो एस जयशंकर साहब है उसने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, पावर बाय हाइड्रोजन है, वो कौन सा एमिशन को एग्जॉस्ट करता है। तो अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन को निकालेगा, अगर कोई भी गाड़ी जो है ना धुआं के रूप में ऑक्सीजन निकालने लगेगा, तो कितना आसान हो जाएगा ऑक्सीजन जनरेट करना। ऐसा नहीं होगा, तो सी तो होगा नहीं। उसके बाद हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन पर है, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, सीधा आंसर होगा वाटर वेपर। तो आप ध्यान पे ये रखना है कि फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, FCEB जो है ना, FC मतलब फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और पावर बाय हाइड्रोजन। तो ये भी ध्यान पे रखना है कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, पावर हाइड्रोजन होता है। दे आर मोर एफिशिएंट देन कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन। जो कन्वेंशनल हम लोग यूज कर रहे हैं ना इंजन, वो उससे ज़्यादा एफिशिएंट ये है। ठीक है, प्रोड्यूस नो हार्मफुल टेपलेन एमिशन, इसमें कोई हार्मफुल नहीं निकलता है, मतलब इसके एग्जॉस्ट से कोई भी हार्मफुल नहीं निकलता है। दे ओनली इमिट वाटर वेपर एंड वार्म एयर, ये दो चीज़ याद रखना है, वाटर वेपर और वार्म एयर ये एग्जॉस्ट करता है, ये याद रख लिए। तो अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी आपने पढ़ लिया, उसके साथ साथ इसका आंसर भी जान लिया। तो यही तो हॉलिस्टिक वे है पढ़ने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा नॉलेज ही आपको मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। देखो, डायलेट्स मतलब होता है फैलाना। इनमें से कौन है जो ब्लड वेसल को फैला देता है, ब्लड वेसल को, और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। अब ये प्योर क्वेश्चन जो है ना, ये प्योर क्वेश्चन बायोलॉजी का है और ये सीडीएस का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार बीपीएससी आपसे पूछेगा। तो इसका आंसर तो होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो याद कर लो, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है बॉडी में। तो ये तो पहला एक कंसेप्ट आपको मिल गया। उसके साथ साथ ये याद रखना कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, सिंथेसाइज कर देता है ह्यूमन बॉडी को, इन द ह्यूमन बॉडी, एंड एक्ट एज अ वैसोडिलेटर, वैसोडिलेटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, वैसोडायलेटर मतलब होता है जो ब्लड वेसल को फैला दे, चौड़ा कर दे, उसी का ना ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज ब्लड फ्लो तो यही करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका क्रूशियल रोल होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड जो है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोस ऑक्साइड जो होता है ना बच्चों, वो एनेस्थीसिया में और पेन रिलीफ में दिया जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो आपको पता है ये टॉक्सिक गैस होता है, तो आपको ये याद रखना कि नाइट्रिक ऑक्साइड से ये होता है। अब नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज मित्रा शक्ति। अगर किसी को ये पता है कि एक्सरसाइज मित्रा शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, तो वो बांग्लादेश को तो बिल्कुल एलिमिनेट करेगा। अरे भाई, जो चीज़ इंडिया श्रीलंका के साथ होता है वो ऑप्शन में बांग्लादेश दिया तो आपको फंसा रहा है ना। ठीक है, मतलब पहला तो गलत होगा। तो जैसे ही पहला गलत हो तो जहाँ जहाँ पहला है उसको कट कर दो, तो क्या बचेगा, 2, 3, 4, मतलब एक ही ऑप्शन बचेगा, मतलब 2, 3, 4 सही है। अब ये कहाँ हुआ इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये कहाँ हुआ ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगेगा, जब आपके पास थोड़ा सा परफेक्ट नॉलेज हो, मतलब हमें ये पता ही है कि मित्रा शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में, इसमें हम 100% कन्फर्म है। बाकी हमें इस ऑप्शन के बारे में नहीं पता था क्या है, तो अब इतना पता है तो हम तो पहुंच गए ना आंसर तक। यही होता है एलिमिनेशन टेक्निक, और ये तभी आप लगा पाओगे जब थोड़ा सा भी परफेक्ट नॉलेज आपके पास हो। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब किसको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या है? अगर नहीं पता है तो गलत है ना भाई। आपने पढ़ा है क्या म्यो करके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होता है? नहीं पढ़ा होगा तो इसको कट कर दो ना, 4 जहाँ जहाँ है, 4 जहाँ जहाँ है। अब एक बात बताओ, आपको क्या इतना नहीं पता है सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आता है? ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो बेसिक सी बात है, ऑप्शन कौन बचा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब ये याद कर लो, ये याद कर लो कि सब एटॉमिक पार्टिकल में तीनों आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हमने आपको ये पढ़ा दिया है, लॉन्च हुआ था 2021 में। ठीक है, अब इसमें क्या दिया रखा है, ऑप्शन दे रखा है कि इट्स ऑर्बिट द सन अबाउट 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इट ऑर्बिट द सन। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स ऑर्बिट द अर्थ। ये ऑर्बिट अर्थ को करता है कि सन को करता है? सबसे पहला बात, ये सन को ऑर्बिट कर रहा है, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज स्टेशनरी इन द स्पेस नियरली 10 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब ये स्टेशनरी है कि नहीं ये पता ही नहीं है, इसको थोड़ा बहुत डार्क करते हैं। इट रिवॉल्व अराउंड द मून नियरली द 3.5 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये मून को तो रिवॉल्व नहीं करता है, अर्थ को नहीं करता, मून को नहीं करता, सन को जरूर करता है। अगर इतना पता रहेगा तो ए और सी में आप बिल्कुल ऑप्शन ए तक पहुंच पाओगे। ये नहीं जरूरी है कि 15 लाख किलोमीटर है कि 20 लाख किलोमीटर है, लेकिन ये नॉलेज तो पता होना चाहिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किसके लिए है, सन के लिए, ये पता होना चाहिए ना। आपको क्या बोला गया है कि 15 लाख याद करो, किसी को याद नहीं रहेगा। ठीक है, 15 लाख के बदले देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1.5 मिलियन किलोमीटर दे दिया, तो ये भी पूछ देगा। तो आपको क्या याद रखना है कि बेसिक जेम्स वेब टेलीस्कोप जो हुआ ना, वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ रहा है, इसलिए ना लैग्रांज पॉइंट पे रखा जाता है। कहाँ रखा गया है? लैग्रांज पॉइंट L2 पे रखा गया है। ठीक है, तो ये पता होना, जैसे इंडिया का आदित्य जो है ना L1 पे रखा गया है। ये सब पॉइंट कहाँ है जहाँ से हम लोग सन को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो अगर इतना पता होता कि जेम्स वेब हम सन को रीड करने के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल ही ये ऑप्शन होता है। बाकी कहीं सन नहीं लिखा हुआ, देखो कहीं सन नहीं लिखा हुआ, सब जगह देखो मून लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे समझो ना, इस चीज़ को समझो। अब बाकी हमने बता दे, देयर इज ए 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट, दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबिट। ये जो वर्ड क्यूबिट है ना, मैं आपको बताऊं, ये 2022
यूपीएससी में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, आई गेस 2022 में। ठीक है, सेम चीज सीडीएस ने भी पूछा है 2024 में। आपको पता होना चाहिए क्यूबिट वर्ड जो है ना वो सुपर कंप्यूटर के साथ है, मतलब क्वांटम कंप्यूटर के साथ रिलेटेड है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया, क्लासिकल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट दिया क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी। अब देखो क्यूबिट जो है ना, क्यूबिट मतलब हो गया कि 0 और 1। मतलब हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 मतलब ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है। लेकिन सुपर जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें 0 1 एक साथ होता है, इंटेलिजेंट उसको बोलते हैं। इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड है। मतलब क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। क्रिप्टोग्राफी क्यों होगा, लेजर क्यों होगा, अलग अलग ऐसा ऑप्शन दिया ना जिसका इसके साथ कोई मतलब ही नहीं है। आंसर क्या होगा, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है फोटो 51 रेफर टू एन इमेज ऑफ, किसका इमेज का बात कर रहा है, फोटो 51। ठीक है, अब एक बात बताओ, वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19, ऐसा लग रहा है कि फोटो 51 जो है वो इमेज लाएगा, वायरस कोविड-19 का वायरस का इमेज लाएगा। अगर होता तो आपको पता रहता, सी नहीं होगा। वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड, मतलब फोटो 51 क्या कह रहा है कि रेफर्स टू एन इमेज, किसका इमेज, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए वायरस जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसका फोटो से कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, किसका इमेज बताता है फोटो 51, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लाओ। टू क्रिएटर द मून, अब ये ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली डीएनए मॉलिक्यूल होगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फोटो 51 एक एक्सरे डिफ्रैक्शन है, तो ये भी ध्यान पे रखना है, एक्सरे है। ठीक है, इमेज ऑफ डीएनए टेकन बाय रोसालिंड फ्रैंकलिन इन 1952 में लिया था इन्होंने। इट वाज ए क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस यूज बाय द जेम्स वॉटसन एंड फ्रैक्सिन क्रिक, नाम नहीं याद रखना है, इन दियर डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन लोगों ने क्या किया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ना, इसलिए डबल हेलिक्स बोलते हैं, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, उसके लिए तो डीएनए से रिलेटेड है। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे समझ सकते हो क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट है रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन जो दिया था ना, फोर्थ जो पार्टिकल के बारे में बताया था, उनका रिसेंटली डेथ हुआ, हमने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो ये इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एस्टिमेट टू बी क्लोज, तो हिग्स बोसोन का कितना मास होगा। ठीक है, कितना मास होगा, अब देखो ऑप्शन कैसा कैसा है, नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये पता है कि मास ऑफ जो हिग्स बोसोन है ना 125 GeV/c² है, इतना पता है हमें पता है। तो 125 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 125 के आसपास कौन सा 100 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 100, ये याद कर लो, ये नहीं पता होगा आई नो। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ एटॉमिक क्लॉक, तो एटॉमिक क्लॉक का जो एटॉमिक क्लॉक है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, अब ये पता होना चाहिए किस प्रिंसिपल पे बात होता है। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक क्लॉक का, ठीक है, उसके प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं। वो प्रिंसिपल किस पे काम करता है, सेकेंड ऑप्शन हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन का बात कर रहा है। कहाँ मोशन का बात हो रहा है और कहाँ एटॉमिक क्लॉक का बात हो रहा है, बी ऑप्शन नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि मुझे पता है आंसर इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, लेकिन बात समझो ना, आप समझो, लॉजिक को समझो। आपको पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एटॉमिक क्लॉक का वर्किंग का बात कर रहा है, ऑप्शन दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो अलग चीज है ना। ठीक है, नेक्स्ट है वाइब्रेशन ऑफ ए स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये भी नहीं होगा ना, किसी चीज का वाइब्रेशन का किसी प्रिंसिपल से कोई मतलब है। वाइब्रेशन इज द प्रिंसिपल, किसी चीज का वाइब्रेशन होगा, किसी चीज का प्रिंसिपल नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, किसी भी चीज का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन दोनों चीज किसी का प्रिंसिपल हो सकता है। अरे भाई एक्साइटेशन किसी का प्रिंसिपल हो सकता है, डी एक्साइटेशन प्रिंसिपल हो सकता है इंडिविजुअली, दोनों एक साथ किसी का कैसे प्रिंसिपल हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, सी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीसियम एंड रुबिडियम एटम। बस इतना ध्यान रखना है कि एटॉमिक क्लॉक का जो प्रिंसिपल है ना वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये मुझे पता है, आपको नहीं पता तो आंसर तक कैसे पहुंचना है इस पे सोचो। वाइब्रेशन, किसी चीज का प्रिंसिपल वाइब्रेशन कैसे हो सकता है, ठीक है, ट्रू एंड फ्रो मोशन हो सकता है, तो समझो इस चीज को। नेक्स्ट है इनमें से कौन है यूएन ऑर्गेनाइजेशन जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, सीधा फैक्ट बेस है, नहीं पता होगा, याद कर लो, यूएनएचसीआर है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, इनको 2 बार अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज का, एक बार 1954 में, एक 1981 में, ये याद रख लो बस, और आपके पास कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट अबाउट द वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। अगर मान लो हमने कोविड का वैक्सीन लिया,
ठीक है। तो कोविड का वैक्सीन लेते ही क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा क्या एंट्री ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब अगर हमने कोविड, किसी ने कोविड वैक्सीन लिया था तो ये याद है ना, उसको कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हुआ है, ये तो एग्री करते हो। तो कोई आदमी कोविड का वैक्सीन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोविड नहीं होगा, फिर से कोविड हो सकता है, लेकिन कोविड वैक्सीन लेने के बाद उसका बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा उस वायरस के खिलाफ। मतलब ये तो नहीं होगा, मतलब आपने किसी चीज़ का वैक्सीन ले लिया वो चीज़ हमको नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोविड के टाइम में आपने रिसेंटली देखा है कि वैक्सीनेशन जिसका हो गया उसको भी वायरस अटैक किया था, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट जहां जहां वो कट कर दो। अब देखो बी और सी में 2 दोनों जगह है, मतलब 2 तो सही है। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, बिल्कुल बात है। कोई भी वैक्सीन लोगे तो एंटीबॉडी क्रिएट करता है उसी वायरस के अगेंस्ट। इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट इंटर्स इन द बॉडी। अगर मान लो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट अंदर घुसेगा तो उसको मार देगा तो कोविड वालों को फिर से कोविड कैसे होने लग गया। मारता नहीं है, उसको कम कर देता है, ठीक है। आपका एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है ताकि आपका वायरस से लड़ने का क्षमता बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन ले लिए तो वायरस नहीं होगा, वायरस होगा लेकिन आपका बॉडी उससे लड़ सकता है क्योंकि एंटीबॉडी आपके बॉडी में बन रहा है, ठीक है। तो थर्ड भी गलत होगा, तो आंसर क्या होगा, बी, ओनली 2। तो लॉजिक लगाओ, अभी कोविड आया था उसी के ऊपर क्वेश्चन है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको हर चीज़ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपका नहीं निकल रहा है प्री, जस्ट बिकॉज ऑफ आप अपना एप्लीकेशन नहीं लगा पा रहे और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। अब ये बिल्कुल एकदम बेसिक का क्वेश्चन है, एकदम बायोलॉजी का बेसिक है ये। अगर आपको नहीं पता है तो भाई अलग सा बात है, पता होना चाहिए। इनमें से सब ऑप्शन देखो, एक रेड ब्लड सेल ऑप्शन जो है ना वही थोड़ा सा अलग है। सब है मसल सेल के बारे में बात कर रहा है, फैगोकैटिक सेल के बारे में बात कर रहा है, सिलिएटेड सेल के बारे में बात कर रहा है। एक ही है जो अलग सा आंसर है, समटाइम ऐसा होता अलग सा, लेकिन इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं लगेगा। ऐसा आंसर रेड ब्लड सेल होगा। रेड ब्लड सेल ऐसा है जिसके पास क्या है, यूनिक फीचर्स क्या है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और हम रेड ब्लड सेल आरबीसी को क्या बोलते हैं, एर्थ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। कोई न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियस इन ह्यूमन होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा बात है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। नहीं पता तो याद कर लो, ठीक है। अब देखो द यूज ऑफ प्लास्टिक हैड लेड टू द नंबर ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक को यूज करे तो क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब एक बात बताओ, दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन, मतलब अगर हम प्लास्टिक यूज करेंगे तो हमारे लिए हार्मलेस है, वो हमको हार्म नहीं करेगा, एनवायरमेंट को कोई हार्म करेगा तो हम ही को हार्म कर रहा है ना। तो कैसा ऑप्शन दिया, देखो हंसने वाला ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन क्या, दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी। क्यों नहीं करेगा भाई, गल जाएगा, बर्बादी तो करेगा। कैसा ऑप्शन दे रहा है देखो, दे डू नॉट गेट रिलीज इनटू वाटर एंड फूड। वो वाटर फूड में, अगर मान लो हम लोग प्लास्टिक यूज करें तो क्या हमारे फूड साइकिल में नहीं आएगा वो, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, वाटर में रिलीज नहीं होगा। कैसा ऑप्शन दे रहा है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यही एक ऑप्शन सही है एकदम। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछ रहा है, जाके 69th को देखो ना, आराम से देखो 69th को। अब जो आज पढ़ रहे हो ना उसको इंप्लीमेंट करो, वहां जाके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, आंसर निकाल दोगे आप, जो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे निकाल दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेप्ट जहां लगाना चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रो बॉडीज फाउंड इन टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेंट। अब देखो इनमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक माइक्रो बॉडीज फाउंड होता है, दोनों में प्रेजेंट रहता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। ऐसा कौन सा चीज़ है जो प्लांट में भी होगा एनिमल में भी होगा, ये सोचो। ब्रोकन डाउन ऑफ मेम्ब्रेन्स, अब कोई चीज़ माइक्रो बॉडीज फाउंड हो रहा है, ब्रोकन डाउन मेम्ब्रेन से क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। एसिडिक फ्लूइड्स, वेस्ट मेटाबॉलिटीज, ये सब कोई ऑप्शन नहीं है। इंजाइम ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए, जो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। इंजाइम्स होता है ना हमारे बॉडी में भी, इसलिए आंसर बी होगा, ठीक है। अब देखो एन एंटीबैक्टीरियल इंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स। ऐसा एंटीबैक्टीरियल इंजाइम बताओ जो सलाइवा मतलब हमारे थूक में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, मोस्ट आसान भाषा में, बिहारी भाषा में, ठीक है, और टीयर्स में भी होता है, मतलब आंसू में भी होता है। ऐसा कौन सा इंजाइम है, तो ये आपको बायोलॉजी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा लाइजोजोम्स, ठीक है। लिपाज नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, सेल का पार्ट है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम भी है, ठीक है। तो आप सीधा समझ जाओ कि इसका आंसर सी होगा। और थोड़ा बहुत और पढ़ लो तो एंटीबैक्टीरियल इंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स वर्क बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेल वॉल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया लीडिंग टू देयर डिस्ट्रक्शन। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इम्यून सिस्टम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओरल कैविटी एंड आइज।
बस इतना ध्यान पे रखो कि लाइजोसोम जो है ना एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ये भी ध्यान पे रखना है कि लाइजोसोम क्या एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ये भी टर्म ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ क्या याद रखना है कि ये सलाइवा और टीयर्स दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच सेट ऑफ वेजिटेबल अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाई स्टेम इन प्लांट, इसमें से कौन सा वेजिटेबल जो है अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाई स्टेम ऑफ प्लांट में होता है। ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं बताऊंगा और सोचना इसमें क्या होगा, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा वेजिटेबल जो अंडरग्राउंड भी रहता है, अंडरग्राउंड स्टेम रहता है, उसका स्टेम उसका अंडरग्राउंड रहता है, स्टेम मतलब समझ लो, और मॉडिफाई स्टेम रहता है। सोचो ना कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा सोचो, ठीक है। क्या नहीं हो सकता उसको भी सोचो। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, जो भी हमने अभी यूपीएससी क्वेश्चंस किया है उसको समझ के उसको याद भी करने की कोशिश करना, सो डैट कि उस वही क्वेश्चन पूछ दे या उसके थीम बेस पे क्वेश्चन पूछ दे। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, ऑप्शन कुछ और देगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि यूएनएससीआर को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, ये याद कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने कोशिश भी किया कि एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे नहीं लगाना है, नॉलेज होगा तभी। जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अगर किसी को इतना पता रहता है कि सन को स्टडी किया जाता है इससे, अब आदित्य एल1 दे दिया, आदित्य एल1 के बारे में लिख दिया मान लो इस बार बीपीएससी, और लिख देगा अर्थ के बारे में, मून के बारे में, जुपिटर के बारे में, और एक ही ऑप्शन सन के बारे में लिखा रहेगा, तो पता होना चाहिए ना क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखो कोई भी जो भी क्वेश्चन सेट करने वाला है ना, आपको बिल्कुल हिंट देता है कि क्या पढ़ना है, आपको क्या ऑप्शन टिक मारना है, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा बनाए, आई होप आप पूरा देखोगे। थैंक यू एवरीवन।